हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा। अब एरोमेटिसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या बताते हैं हम कि एरोमेटिसिटी बताते हैं। ठीक, कुछ कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह दिखते तो हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते। ठीक, इसीलिए हमने जो है 3 तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। एक होते हैं जो हमारे एरोमेटिक होते हैं। ठीक, एरोमेटिक कौन से, जो किन किन कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक, साइक्लिक होते हैं। उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल यानी कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो एरोमेटिक की तरह ही दिखते हैं, जहां पर कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक ही होता है, प्लेनर ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते। वहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है। ठीक, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो हमारे जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है, वो होती है नॉन एरोमेटिक। अब जो कंपाउंड ना एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक जैसे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती है। सबसे पहले वो जो है प्लेनर नहीं होगा। ठीक, सकता है वो प्लेनर ना हो, या उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। या तो हो सकता है वो प्लेनर ना हो, या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, या तो वो हो सकता है साइक्लिक ना हो करके एसाइक्लिक हो। इस तरीके से जो है हम 3 पार्ट में इनको बांटते हैं और 3 तरह के हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी के अंदर। एक होते हैं हमारे एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। उसके अलावा हमने पढ़े थे प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड से जो है फिनॉल से प्रिपेयर करना, वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो फिनॉल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। फिनॉल में जो है हम जिंक डालते हैं, जिससे कि हमारा बेंजीन फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके थे। अब आगे थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके रासायनिक गुण। तो यहाँ पर 3 चीजें हमें पढ़नी थी। पहली हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसके बाद उसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म। और उसके बाद जो है एडिशन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस प्रकार से होती है। हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन है या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, जो बेंजीन जो है ये डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये क्या दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। तो देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने से क्या फायदा होता है, ये होता है कि उसका जो एरोमेटिक नेचर है वो बना रहता है। देखो यहाँ पर हम एडिशन करा रहे हैं तो ये क्या कैसा है, हमारा नॉन एरोमेटिक है। जबकि यहाँ पर हम जो है सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो ये कंपाउंड कैसा हमारा एरोमेटिक ही बन गया। ठीक है, एरोमेटिक क्यों बनने दे रहे हैं हम कंपाउंड को, ताकि वो क्या रहे, हाईली स्टेबल रहे। ठीक, हर चीज हम किस लिए करें, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके। तो यहाँ पे बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है वो हमारे क्या देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। चलिए, आगे हमने मैकेनिज्म को भी अच्छे से पढ़ लिया था। मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा अगर ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये रिएक्शन कौन सी है, हैलोजिनेशन है। यहाँ पर हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, बेंजीन रिंग में करा रहे हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक, तो यहाँ पर हैलोजिनेशन में जब हम क्लोरीन का हैलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो यहाँ पर देखो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बनेगा, क्लोरोनियम बनेगा। ठीक, यही इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन पर अटैक करेगा और फिर जो हमारा इंटरमीडिएट इस तरीके से बन जाएगा। इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद ये इंटरमीडिएट से क्या होगा,
जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल था उसका रिमूवल होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा रिमूवल हो जाएगा और ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक, या हमारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, एक बार इसे आप देख लीजिए आज के। अब आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक है उसको जरा स्टार्ट हम कर लेते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, अभी तक हम ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर प्रकार जो है मैकेनिज्म होता है। पहले वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है, उसके बाद जो है वो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को हटा करके उस जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं जो हमें यहाँ चैप्टर में पढ़नी है। अब देखो हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी, सबसे पहले हमें पढ़ना है नाइट्रेशन। ठीक, नाइट्रेशन के बाद हमें पढ़ना है हेलोजिनेशन। हमें पढ़ना है सल्फोनेशन। फिर हमें पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होते हैं, हमारे दो तरह के होते हैं, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। इतनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको आज पढ़नी है सारी, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक, चलिए इसे नोट करिए कि ये सारी रिएक्शन हमें पढ़नी है, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारी, सबसे पहली रिएक्शन जो कि हमारी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, अब नाइट्रेशन में क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन, रिएक्शन जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कराते हैं, साथ क्या कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन यानी कि नाइट्रोबेंजीन, क्या मिलता है हमें, नाइट्रोबेंजीन। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम नाइट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम नाइट्रेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 323 से 333 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक, इस प्रेजेंस में आपको समझ आ गया हो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनता है हमारा, नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक, चलिए तो ये नाइट्रेशन पहली हमारी रिएक्शन, आप जो है नोट करिए। चलिए
अच्छा, यहाँ पर अगर हम सिंपली मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, देखो कंसंट्रेटेड HNO3, HNO3 कैसा होता है, देखो NO3 कुछ इस तरीके से होता है, HNO3 कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या है, हमारा एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्या निकलता है, देखो ये हाइड्रोजन, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं हम इसको, कि ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ पर ये NO2 ग्रुप आ जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ मिलकर प्लस H2O बन करके यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। समझ में आया, हमने नाइट्रेशन, जब हम बोल रहे हैं कि नाइट्रेशन यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, हम बोल रहे हैं क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकला होगा और यहाँ पर जो है NO2 ग्रुप आया होगा, यही तो सब्स्टिट्यूशन है ना, यही तो हमने पहले पढ़ा था जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो यही तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन वहां से निकला और क्लोरीन उसकी जगह पर आया था, जब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा HNO, कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या जाएगा हमारा NO2 यहाँ पर आ जाएगा, और NO2 यहाँ पर OH बचा, साथ हाइड्रोजन मिलकर के H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते, चलो ये आप समझ गए होंगे, इसको अब आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़, चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली है हमारी हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में क्या होता है, देखो अब हैलोजिनेशन में क्या होता है, बेंजीन, यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है हैलोजन द्वारा रिप्लेस हो जाता है। हैलोजन हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि Cl2, Br2, इस तरीके से हम हैलोजन यहाँ पर ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोजन एक Cl को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर दो Cl है ना, Cl2 है, तो एक Cl हमारा क्लोरोनियम आयन बनाएगा, वो जाकर यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस Cl के साथ, दूसरा Cl है उसके साथ जाकर के HCl बना देगा। यही प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, हैलोजिनेशन प्रोसेस रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये होती किसके प्रेजेंस में है, कोई ल्यूइस एसिड हमें चाहिए होता है, जैसे एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, यहाँ पर जो है हम एनहाइड्रस AlCl3 की जगह, देखो AlCl3 हम ले रहे हैं, तो हम FeBr3 भी ले सकते हैं, या FeCl3 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। तो किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस के यहाँ पर पानी नहीं होता, ठीक। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो है हमारा यहाँ पर हेलो एरीन बन जाता है, क्या बन रहा है, हेलो एरीन, या हम क्लोरोबेंजीन, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हेलो एरीन भी तो है ना, हेलो एरीन भी, ये हेलोजन और ये क्या है हमारी अरीन, एराइल क्लोराइड बोल सकते हैं हम इसको, प्लस साथ में हमारा आ गया HCl। इस तरीके से जो है हमारी हैलोजिनेशन की रिएक्शन होती है, जहां पर हाइड्रोजन को जो है हमारा Cl क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन की जगह Cl हमारा आ जाता है वहां पर, ठीक। चलिए, और AlCl3 की तरह हम जगह हम FeBr3 या FeCl3 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे, चलिए ये हो गया हमारा हैलोजिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन में बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन जो है किसको रिप्लेस करता है, देखो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 और SO3, जिससे कि हीट करने में हमारा क्या बनता है,
जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, देखो इसमें जो H है, इसमें जो H है वो SO3H क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। साथ में बनता है हमारा H2O। कैसे, देखो देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो S, इस तरीके से, ठीक। तो ये OH, ये वाला जो OH है और ये H मिल करके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। और ये SO3S और O3H, SO3H हमारा यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा अलग होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म वहां पे देखा, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, मैकेनिज्म करना है, ठीक। चलिए, तो समझने के लिए हम इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि ये OH जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जो है मिल करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल जाता है तो इसकी जगह पर क्या आ जाता है, SO3H यहाँ पर आ जाता है। हाइड्रोजन को SO3H क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये प्रोसेस हमारी सल्फोनेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है, सल्फोनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नोट कीजिए इसे। ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन, अरे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने क्या कहा, दो तरह की रिएक्शन है। एक है हमारी एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और एक है हमारी एसाइलेशन। एक है हमारी एसाइलेशन, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। अच्छा, क्या होता है एल्काइलेशन में, देखो यहाँ पर है हमारा बेंजीन, ठीक। यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर आ जाता है हमारा एल्काइल हैलाइड, आर एक्स बोलते हैं। एक्स क्या हमारा, कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl होगा या कुछ भी होगा, Cl होगा, Br होगा, भी हो सकता है। ये इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से X के साथ चला जाएगा और R जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। कैसे, देखो इस प्रकार, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, R आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा, X के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा, ठीक। समझ में आया। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के से देख लेते हैं हम, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास हमारा बेंजीन, ठीक, प्लस यहाँ पर हम ले लें CH3Cl ले लें या C2H5Cl ले लें। चलो पहले CH3Cl लेते हैं। CH3Cl हमने लिया, यहाँ पर सेम एनहाइड्रस AlCl3 हमें लेना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। क्या होगा, देखो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो कौन रिप्लेस कर देगा, CH3। यहाँ पर आ गया हमारा CH3,
प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन आया वो किसके साथ आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को CH3 ने रिप्लेस किया ना, CH3 उस जगह पर आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, Cl के साथ आ जाएगा, है ना। तो HCl यहाँ पर बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यहाँ पर कॉलिन हमारे बन गया। एक और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें इस तरीके का, C2H5Cl अगर हम ले लें यहाँ पर, सेम एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा देखो, मिथाइल बेंजीन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया, ये वाला इथाइल बेंजीन, यहाँ पर आ गया H। ठीक, तो इस प्रकार जो है हमारी एल्काइलेशन की रिएक्शन है। अब एसाइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन भी एल्काइलेशन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा अलग नहीं है, दोनों के लगभग थोड़ा सेम होते हैं। देखो यहाँ पर भी बेंजीन के साथ ही रिएक्शन होगी, ये ही हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन होगी किसके साथ, RCOCl के साथ, किसके साथ, OCl, RCOCl आपको याद रखना है, ये भी किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या बनता है, CO और R प्लस हाइड्रोजन हमारा किसका आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया, ठीक, COR, और यहाँ तरीके से बनता है। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं कुछ, देखो तो इस तरीके का हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पर CH3 COCl, यहाँ पर सेम एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया हमने, ठीक, तो कैसे होगी रिएक्शन देखो, आप लोग इसे खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आएगा, CH3 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, हटा, तो हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा, फ्लोरीन के साथ, ये हो गया HCl। पर हम जो है और भी ले सकते हैं, R तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारा एल्काइल हो सकता है, प्लस हम यहाँ पर C2H5 ले लें, COCl है ना, तो COCl होता कैसा है देखो, C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसी तो होता है COCl, ठीक, ये भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा देखो, CO C2H5 प्लस HCl, इस तरीके से बनाएगा, ठीक, समझ में आया, कहीं पर कोई कंफ्यूजन, एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पर, देखो एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर हम जो है RX का इस्तेमाल करते हैं, एल्काइल हैलाइड का, यहाँ पर RCOCl का हम यहाँ पर यहाँ पर हम RCOCl लेते हैं और यहाँ पर RH लेते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा बाकी रिएक्शन तो हमें सेम ही करनी होती है। बाकी रिएक्शन तो हमें क्या करनी होती है, सेम ही करनी होती है। बाकी आप समझ गए हो, किसी पर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता तो आप पूछ, चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा उधर घुमा, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ ली सारी, क्या क्या पढ़ ली हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, देखो हमने नाइट्रेशन पढ़ा, के अलावा यहाँ पर हैलोजिनेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्लस एसाइलेशन पढ़ा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा, मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा, जनरेशन,
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर पढ़ा हमने रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो है किस प्रकार जो है वहां से रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर है हमारा क्लोरीन, सॉरी, जो भी हमारा क्या होता है इंटरमीडिएट बनता है, कैसे वो बनता है, तो ये तीनों हमने यहाँ पर पढ़े। पहले उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरे उसमें इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है अटैक होता है, और क्या बनता है इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है, क्या बनता है इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। उसके बाद जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका क्या हो जाता है रिमूवल हो जाता है, जैसे कि H का क्या हो जाता है वहां पर रिमूवल हो जाता है, और H की जगह पर क्या आ जाता है जिसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना होता है वो हमारा H आ जाता है, यानी कि नया इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आ जाता है। ये हम समझ गए। अब आने वाले अगले लेक्चर में जो है हम एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।